हेलो गाइस, आज इंडियन पैनल कोड की क्लास होगी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेक्शन 1 से लेकर 4 तक आईपीसी के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जुडिक्शन के बारे में बताता है कि आईपीसी को कहां कहां और किन किन लोगों पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम सबसे पहले देखेंगे कि जो बेसिक पॉइंट जिन पर क्वेश्चन बनते हैं आईपीसी के, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि आईपीसी को ड्राफ्ट कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो जो फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकुले, इनके द्वारा आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि ये पास कब किया गया था, लेजिस्लेचर के द्वारा किया गया था। इसे सहमति जो है वो पास किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। इस पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मिस्टर मैकुले से रिलेटेड क्वेश्चन आता है किसके द्वारा आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सेक्शन 1 से 4 तक आईपीसी क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 1 से लेकर 4 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी के बारे में बताता है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए जो कानून आप पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पार्टिकुलर लॉ है हर जगह एप्लीकेबल हो। जनरली होता है हर देश के अपने कानून होते हैं, पूरे टेरिटरी पर लागू होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकुलर स्टेट के लिए या कोई पार्टिकुलर एरिया के लिए वो कानून बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आईपीसी सेक्शन 1 से लेकर 4 तक यही बताता है कि आईपीसी आप कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं और किन किन लोगों पर। अब देखते हैं सेक्शन 1 पर, जो है आईपीसी का टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी बताता है मतलब एरिया के हिसाब से ओवरऑल व्यू बता रहा है इसमें कि ओवरऑल जो है आईपीसी को आप कहाँ कहाँ लागू कर सकते हैं। लेकिन जो आगे इसकी गहराई निकलता है वो आगे की सेक्शन 2 से निकलकर 4 तक। तो जनरली सेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड, मतलब इस एक्ट को जो है वो इंडियन पेनल कोड कहा जाएगा। एंड शेल बी एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया। अब देखें यहाँ पर शेल वर्ड का यूज़ हुआ है, में नहीं हुआ है। में होता तो हो सकता है इस्तेमाल, हो या ना हो, बट इस शेल का मतलब यह है कि होना ही होना है कि एक्ट को पूरे भारत के ऊपर लागू होगा। लेकिन इसमें यहाँ देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी के एरिया बच जाता है इंडिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आईपीसी को एप्लीकेबल किया जाएगा। अब जम्मू एंड कश्मीर को क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि आप जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो उसके फर्स्ट सेक्शन में ही बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ होता है। जनरली मोस्टली सब में क्या है कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा ही हुआ है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के खुद का लॉ है। तो चलिए अब सेक्शन 2 देखते हैं आईपीसी का क्या कहता है। ये कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब कि वो ऑफेंसेस और वो एक्ट जो ऑफेंसिव एक्ट है, अगर वो इंडियन टेरिटोरी के अंडर कमिट किया जाता है तो वो पनिशेबल है। विद इन इंडिया को इंटर टेरिटोरियल भी बोला जाता है, ये टर्म भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब आगे देखते हैं, एवरी पर्सन शैल बी लिएबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एवरी पर्सन, मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो नॉन इंडियन हो या फॉरेनर हो या कोई भी, एवरी पर्सन हो, अगर वो कोई ऑफेंसिव एक्ट कमिट करता है वो पनिशमेंट के लिए लिएबल होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कहता है, एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब देखिए उसका जो एक्ट है विद इन इंडिया होना बहुत ज़रूरी है, और उसके एक्ट को एक ऑफेंसिव एक्ट होना ज़रूरी है कि अगर वो कोई एक्ट करता है तो आप चेक करते हैं कि आईपीसी में क्या उस एक्ट को ऑफेंसिव कंसीडर किया गया है। अगर वो हाँ वो ऑफेंसिव कंसीडर किया गया है तो उस आईपीसी के अंडर पनिशमेंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है एवरी पर्सन, कोई भी जो ऑफेंसिव कमिट करेगा वो पनिशमेंट के लिए लिएबल होगा। अब सेकंड है विद इन इंडिया, उसका जो एक्ट है विद इन इंडिया होना ज़रूरी है। अब थर्ड है जो उसका एक्ट है ऑफेंसिव एक्ट होना चाहिए अंडर आईपीसी।
तो आईपीसी के अंडर वो अगर ऑफेंसिव एक्ट है, अगर वो गलत काम है तो जिसके लिए पनिशमेंट दी गई है, तो आप उसको आईपीसी के अंडर पनिशमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 2 में विद इन इंडिया बोला गया है, मतलब इंडिया टेरिटरी को आप किस तरह से कंसीडर करते हैं। क्या जो भूमि क्षेत्र होते हैं, भूमि का एरिया होता है, उसी को विद इन इंडिया कहते हैं, या फिर जो समुद्र तट से किस तरह से उसको नापते हैं कि विद इन इंडिया इंडियन टेरिटरी माना जाता है। तो जो कॉन्टिगुअस जोन होता है जिसको सीजर बोलते हैं, समुद्र तट से वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक उसे इंडिया टेरिटरी कंसीडर किया जाता है। ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ में होता है, तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से याद रखना है कि जो कॉन्टिगुअस जोन होता है ईजड़ वो 12 नॉटिकल माइल्स होता है, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है जिसको ईजड़ बोलते हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स होता है। अब सेक्शन 2 जो है वो एक लीगल मैक्सिम को फॉलो करता है जिसका यूज़ किया गया है, दिस इज न्यूलियम टेम्पस ऑक्यूरिट रेजी। इसका मतलब होता है देयर वॉज नो फिक्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन और फिक्स टाइम फॉर लॉन्चिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी। अब देखिए, अगर कोई ऑफेंस आज कमिट कर दिया जाता है लेकिन पता नहीं चलता है 6 महीना या साल भर तक कि उस पर्सन ने ऑफेंस को किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देंगे उस पर्सन को कि वो बहुत लंबा समय हो गया है, अब इसको क्या पनिश करे। तो अगर वो ऑफेंस है तो पनिशमेंट आपका पीछा करेगा, और आप पकड़े जाएंगे तब आपको उस ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि एवरी पर्सन यूज़ किया गया है सेक्शन 2 में, लेकिन कुछ एग्जम्पशन जिसको आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिन पर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हैं, जैसे फॉरेन सॉवरन, डिप्लोमेट, एलियन एनिमीज, फॉरेन आर्मी, वारशिप, प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि इन सब लोगों पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हैं। सेक्शन 2 यहीं तक है, और अगला क्लास होगा सेक्शन 3 और 4 का। आप किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।